ममता एक ऐसे शहर की रहने वाली औरत थी जिसके घर में उसका पति सूरज, बेटा मनीष रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन ममता के घर उसकी पड़ोसन ललिता आई हुई थी और बोल रही थी। क्या बात है ममता बहन, मैंने सुना है अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हो। आप लोगों को लड़की मिली भी है या नहीं? अरे कहाँ मिली अच्छी लड़की। अब तो अच्छी लड़की ढूंढने का मतलब है कोयले की खदान से कोहनूर का हीरा ढूंढने जैसा। अरे क्या बात करती हो, आपको अच्छी लड़की चाहिए तो मुझे बता देती, मैं आपके बेटे के लिए एक से बढ़कर एक लड़की ले आती। अरे मेरे होते हुए लड़कियों की कमी कैसे हो गई मनीष बेटे को? देखो ललिता जी, लड़कियों की कमी तो नहीं है, लेकिन मुझे संस्कारी बहू चाहिए। लेकिन आजकल तो अच्छी लड़कियां मिलती ही कहाँ है। अच्छा, मतलब आपको बहू नहीं गाय चाहिए जो आपके इशारों पे नाचे। ना ममता बहन जी, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ की लड़कियाँ इतनी भी बेवकूफ नहीं है जो आपकी बातों पे नाचे। ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। आप मेरी बातों का मतलब गलत निकाल रही हैं। मैंने कब कहा कि मुझे गाय चाहिए? हद है। आप रहने दीजिए, मेरे बेटे के लिए लड़की मैं खुद ढूंढ लूंगी। बस आप चाय पीजिए। हाँ हाँ, चाय पिलाकर हमारा मुंह बंद करवा दो। चलो छोड़ो। और हाँ, आपको अगर आपके मन जैसी बहू मिल जाए तो मुझे भी बता देना। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? जैसे ही मुझे मेरी पसंद की बहू मिल जाएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ऐसी बहू लेकर आऊंगी ना कि तू देखती रह जाएगी। ठीक है फिर, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे औरों के घर भी लड़कियों का रिश्ता लेकर जाना है। पता है ना, मैंने जितनी भी शादियाँ करवाई हैं बहुत लंबी चली हैं। अब चलती हूँ। बड़ी आई, मेरी करवाई हुई शादी बहुत लंबी टिकती है। ललिता वहाँ से निकल जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। ऐसे ही एक दिन जब ममता घर का काम कर रही थी तभी वहाँ मनीष आता है और बोलता है। माँ, मेरे कपड़े जल्दी से पैक कर दो। मुझे अभी इसी वक्त अपने दोस्त की शादी में पटना जाना है। मैं अब एक हफ्ते बाद ही आऊँगा। और हाँ माँ, मुझे कॉल मत करना। जब जब मैं फ्री रहूँगा ना, मैं खुद से कॉल कर दिया करूँगा। लेकिन बेटा, ऐसे अचानक? और तेरे दोस्त को यहाँ कोई लड़की नहीं मिली जो इतनी दूर शादी कर रहा है, वो भी पटना में? नहीं मिली तभी तो पटना में शादी कर रहा है। अब छोड़ो इन सब बातों को और मेरा सामान जल्दी से तैयार कर दो। लेकिन मनीष, एक बार तो तुझे पापा से पूछ लेना चाहिए था ना। अब क्या ये सब भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा तुझे? देख बेटा, मैं तुझे एक बात बताऊं, अगर तू बुरा ना माने तो। माँ, आज तक भला मैंने आपकी कोई बात का बुरा माना है क्या? वैसे भी मैं आपका बेटा हूँ, बड़ा भाई नहीं। चलिए बताइए क्या बात हो गई? बेटा, तू पटना तो जा रहा है, लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल रखना। किसी से पट मत जाना और ना कोई पटना की पटाखा लेकर आना। अरे माँ, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। दोस्त की शादी में मैं भला अपना बैंड क्यों बजवाऊं? तेरा क्या भरोसा? अगर तुझे कोई पसंद आ गई तो? हम तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते, तू हमारी कहाँ सुनेगा। अच्छा, आप कहो तो मैं नहीं जाता। माँ, आपको क्या लगता है मैं जहाँ जहाँ शादी में जाया करूँगा वहाँ वहाँ पर क्या मैं शादी ही करता रहूँगा? कमाल की बात करते हो आप भी। क्या चाहती हो, ना जाऊँ ना शादी में? तो ठीक है, नहीं जाता। मनीष के ऐसा बोलते ही ममता उसे मना लेती है और कुछ देर बाद मनीष अपना सामान लेकर अपनी दोस्त की शादी में चला जाता है। ऐसे ही पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है और एक दिन जब ममता और सूरज बैठकर चाय पी रहे थे तभी घर की घंटी बजती है और ममता जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मनीष होता है। अरे वाह, बहुत जल्दी आ गया तू। क्या बात है, माँ और घर की याद नहीं आती क्या तुझे? चल आजा अंदर। अब कितनी देर तक बाहर खड़ा रहेगा? माँ, मैं अकेले नहीं आया हूँ, कोई और भी मेरे साथ आया है। सॉरी माँ, मैंने आपको नहीं बताया इसके बारे में। अरे कोई बात नहीं बेटा, दोस्ती तो होगा तेरा, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है पागल। आजा अंदर, आजा तेरे दोस्त को लेकर भी। माँ, वो दोस्त नहीं है। माँ, आपने कहा था ना पटना जाकर किसी से पट मत जाना। मैं तो पट गया माँ, और मैंने शादी भी कर ली। मजाक कर रहा है ना तू? हाँ मुझे पता है तू मुझसे मजाक ही कर रहा है। अजी सुनते हो, आपका बेटा मुझसे मजाक करने लगा है। देखिए जरा बाहर आकर। माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दिशा, आओ इधर, माँ से आशीर्वाद ले लो। ये क्या बात हो गई? मैं नहीं मानती किसी को बहू। वैसे तूने शादी कर कैसे ली मुझे बिना बताए? एक बार भी तूने बताना जरूरी नहीं समझा? तेरा कुछ बताने का मन भी करता है या नहीं? माँ, अंदर तो आने दो, तब जाकर मैं सब कुछ बताता हूँ। बहुत लंबी कहानी है इस शादी की, सुनाने बैठ गया तो सुबह हो जाएगी। बस बस अब रुको,
जब शादी कर ही लाया है तो अब पूरे रीति रिवाजों के साथ गृह प्रवेश करवाऊंगी। ममता अपने बसे बसाए सपनों को टूटता हुआ देखकर उदास थी, लेकिन बेटे के सामने वो कर भी क्या सकती थी। और अपनी पसंद को हटाकर अब पटना से लाई हुई बहू का वो गृह प्रवेश अच्छे से करवाती है। गृह प्रवेश के बाद दिशा ममता के पैरों पर गिरकर आशीर्वाद लेती है। सभी बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मनीष शादी की असली वजह बताना शुरू करता है। माँ, आपको पता है कि आखिर मैंने दिशा से शादी क्यों की? सुनिए, जब मैं शादी में पहुंचा तभी वहाँ सभी लोग खाना खा रहे थे और हम भी बैठ गए, लेकिन जैसे ही हमें हांडी चिकन परोसा गया और फिर मैंने खाया। क्या हुआ, बकवास बनी थी क्या? अरे मुझे तो पता है तुझे मेरे हाथों की हांडी चिकन पसंद है। हाँ माँ, मुझे बस आपके हाथ की ही हांडी चिकन पसंद है, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। जब मैंने दिशा की हाथ की हांडी चिकन खाई तो मुझे बिल्कुल आप ही की तरह लगा सब कुछ। अच्छा ऐसा है क्या? इसलिए तूने इससे शादी कर ली एक हांडी चिकन के पीछे? मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब मैं ललिता को क्या मुंह दिखाऊंगी? माफ करना माँ जी, लेकिन ये ललिता कौन है? नाम को सुना सुना सा लग रहा है। वो बिचौलिया भी है और मेरी पड़ोसन भी। अब पता नहीं मुझे कितना सुनाएगी। सुन बहू, अभी जाकर तू आराम कर ले, तू थक गई होगी। मैं सबको आमंत्रित करके आती हूँ कल की मुंह दिखाई के लिए। मुंह दिखाई? अरे वाह माँ जी, ये रस्म मैं भी करूँगी। तो मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊँ? कुछ मीठा या चटपटा? वो क्या है ना, हम भोजपुरिया हैं और हमारे हाथ का खाना एक नंबर होता है। नहीं बहू, ऐसा वैसा कुछ मत बना, बस हांडी चिकन बना दे, वो भी अपने हाथों से, जिसे खाकर मेरा बेटा तेरे प्यार में गिरा था। बिल्कुल वैसा ही बनाइयो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि लोग तेरे प्यार में कैसे गिरते हैं। क्या बात कर रही हो माँ जी? हम भोजपुरिया स्टॉल में हांडी चिकन बनाते हैं और हमारे हाथ की हांडी चिकन किसी को पसंद ना आए, ये हो ही नहीं सकता। अब आप खाकर देखना हमारे हाथ की हांडी चिकन। हाँ, अब बनाएगी हांडी चिकन, वो भी भोजपुरी बहू। सबके हाथ की खाली, लेकिन भोजपुरी स्टाइल में बनेगी। वाह, अब दिखा दो दिशा, तुम भी किसी से कम नहीं हो। अब मेरी माँ की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। हांडी चिकन की बात करके सभी शाम के खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह दिशा नहा धोकर अपनी पहली रसोई में हलवे के साथ सभी घर वालों के लिए नाश्ता बनाती है, सभी को खाना देती है। तभी मनीष अपनी माँ, पत्नी और पिता से कहता है, माँ, अब क्या करना है? नाश्ते के बाद मैं कुछ मिठाइयाँ लेने बाहर जाता हूँ, तो पापा आप जाकर चिकन ले आओ। वो क्या है ना, आज हांडी चिकन बनेगा, वो भी भोजपुरिया स्टाइल में। अरे वाह, क्या बात है। आज पहली रसोई में क्या क्या बनाऊंगी बहू। सुबह सुबह इतना अच्छा नाश्ता करा दिया, अब लंच में हांडी चिकन बनाओगी। वाह 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 करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि जिनको मैंने मुंह दिखाई में बुलाया है वो उनके लिए है। लेकिन माँ जी, सभी के खाने के बाद भी हम सबके लिए बच जाएगा। ससुर जी, आप जरा ज्यादा चिकन लेके आना। अब तो ठीक है ना माँ जी? हाँ हाँ ठीक है, अब जाकर हांडी चिकन की तैयारी कर ले, फिर मुंह दिखाई में वक्त नहीं मिलेगा सजने संवरने के लिए। कोई बात नहीं माँ जी, आप बस देखते जाइए, मैं चुटकी बजाते ही तैयार हो जाऊंगी और सभी के सामने आ भी जाऊंगी। इतना बोलकर दिशा फटाफट किचन में जाती है और हांडी चिकन की तैयारी करती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान आकर हांडी चिकन वाली भोजपुरी बहू को आशीर्वाद देते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर ममता भी खुश हो जाती है। सीमा की शादी के बाद उसका ससुराल में दूसरा दिन था, लेकिन कुंती की पड़ोसन विमला कुंती की बहू सीमा की मुंह दिखाई करने आती है, तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि कुंती की बहू सीमा ने अपनी ही सास को आंखें दिखाई। ये देखकर विमला कुंती से कहती है, कुंती, क्या बात है? तेरी बहू ने आग दिखाई, कोई जवाब भी नहीं दिया तूने। ऐसे क्या बात हो गई जो अपनी बहू के आग दिखाने से तो डर गई? अरे नहीं नहीं विमला, मुझे कोई आग दिखाए ये तो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। वो दरअसल मेरी बहू कुछ कह रही होगी, उसने इशारा किया था। सीमा अपनी सास को इसीलिए आंखों से इशारा कर रही थी, यानी आंखें दिखा रही थी, क्योंकि सीमा का फोन बज रहा था और कुंती सीमा की मुंह दिखाई के लिए विमला के सामने सीमा को खड़ा कराए काफी समय से बातें कर रही थी और उसे जाने नहीं दे रही थी, जिस वजह से सीमा अपनी सास को आंखें दिखाती है। विमला इस बात को मोहल्ले वालों को बता देती है और मोहल्ले वाले भी कुंती से कहने लगते हैं कि बहू को आए 2 दिन भी हुए हैं कि कुंती भी अपनी बहू से डरने लगी।
लेकिन देर शाम से विमला कुंती के घर आती है, जहाँ उसे कुंती तो नहीं मिलती, लेकिन कुंती की बड़ी बहू जूही दिखती है, जिसे देखकर विमला बोलने लगती है। बहू, तेरी सास नजर नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या? मुझे कुंती से मिलना था। नहीं आंटी जी, वो तो घर पर ही नहीं है, अभी अभी मार्केट के लिए निकली है। आपको कोई काम हो तो बता दो। हाँ, काम तो था, कुंती आएगी तो उससे ही मिलकर कह दूंगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अब जैसे ही विमला जाने लगती है, जूही विमला को देखकर कहती है, आंटी जी, चाय पीते जाओ, आए हो तो बैठ जाओ, थोड़े समय के लिए फिर चले जाना। इतना कहने के बाद जूही अपनी देवरानी सीमा से चाय बनाने के लिए कहती है, लेकिन सीमा जूही को आंखें दिखाने लगती है, क्योंकि वो बर्तन धोने जा रही थी। ये देखकर विमला जूही से कहती है, आजकल के बच्चे भी ना बड़ों की तो कदर ही नहीं करते। ना जाने कुंती की छोटी बहू कैसे संस्कार लेकर आई है। उस दिन कुंती को आग दिखा रही थी, आज तुझे आग दिखा रही है। अरे विमला आंटी, मैंने इस घर में जितना सहा है और कहीं सह ले तो बताना। खैर आप बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे बैठना बहू, चाय तो मैं घर पर भी पी लूंगी, लेकिन मुझे ये बता कि कुंती की ये नई बहू ऐसे क्यों है? कोई चक्कर है क्या? हर किसी को ऐसी आग दिखाती है क्या ये? आपको पता नहीं है, कल तो देवर जी को भी आंख दिखा रही थी। अब माँ जी ने उन्हें पैसे देने के लिए कहा तो। अब विमला के चले जाने के बाद सीमा का पति राजेश कमरे में आता है, लेकिन तभी सीमा रोमांटिक अंदाज में अपने पति से कहती है, क्या बात है, आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो और मेरा मूड भी काफी रोमांटिक है। मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहिए ना। राजेश इतना सुनते ही मन सोचने लगता है। शादी से लेकर आज तक करीब 4 दिन बीत चुके हैं और इसने मुझे कितनी बार आंखें दिखाई है, और अब कह रही है कि मेरी आंखों में आंखें डालकर रोमांटिक बातें करो। ना बाबा ना, मुझसे ना हो पाएगा, मुझे बहुत डर लगता है। राजेश मन में ये सोच ही रहा होता है कि तभी सीमा राजेश को फिर से रोमांटिक अंदाज में कहती है, अजी कहाँ खो गए आप भी? मेरा मूड रोमांटिक है, आप हैं जो सोचने में लगे हैं। मेरी आंखों में देखने से डर लगता है क्या? वो मुझे माँ आवाज दे रही है। मैं 2 मिनट में आया, तब तक तुम रोमांटिक बातें सोच लो। इतना कहने के बाद राजेश भी अपने कमरे से चला जाता है और खुद से कहता है, ना जाने कैसी बीवी मिली है। अब तो मैं रोमांटिक होकर अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डाल के देख के बात भी नहीं कर सकता। कितनी डरावनी लगती है ये। राजेश भी अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर बात करने से डरता था, तो भला वो रोमांटिक कैसे होता। सीमा की आंखों ने उसकी सास कुंती और जेठानी जूही को भी डरा के रखा था। बिना बात सीमा आंखें दिखा दिया करती थी। अब अगली सुबह सीमा अपने पति के लिए कपड़े निकाल कर जाती है और अपने पति से कहती है, आज ये पैंट कमीज पहनकर जाना, मैंने ये आपके लिए निकाल दिया है। किचन में आपका लंच पैक करने जा रही हूँ अब। सीमा इतना बोलकर किचन में काम करने जाती है और अपने पति को लंच पैक करके भी दे देती है। कुछ समय बाद उसे याद आता है, जो पैंट उन्हें मैंने पहनने को दी, शायद नहीं, सच में वो फटी हुई है। कहीं ये निकल ना गए हों, देखती हूँ कहाँ गए। इतना बोलकर सीमा बालकनी में जाकर अपने पति को देखने लगती है, जो कि अभी अभी तुरंत घर से निकला होता है और विमला की बहू सुहानी से बातें कर रहा था। तभी राजेश भी अपनी पत्नी को देखता है कि वो बालकनी में खड़ी आंखें दिखा रही है, लेकिन सीमा तो उसे बताना चाह रही थी कि उसकी पैंट फटी हुई है, लेकिन राजेश समझता ही नहीं है और उसकी पत्नी सुहानी से बात करता देखकर उसे आंखें दिखा रही थी। ये देखकर राजेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और अब सुहानी कहती है, अरे भाभी, मैं तो बस उनसे ये कह रही थी कि आते वक्त माँ जी की दवाई लेते आना। वैसे तो ये मेरे छोटे भाई की तरह है, आप इन्हें ऐसे डरा क्यों रही है? सुहानी की बातें सुनकर सीमा कुछ नहीं कहती और राजेश भी ऑफिस चला जाता है। लेकिन ऑफिस से जब वो देर शाम आता है तो सीमा पर बहुत चिल्लाता है और उसी ने उसे ये फटी हुई पैंट पहनने को कहा था। तभी सीमा अपने पति राजेश से कहती है, इसलिए मैं बालकनी में खड़ी खड़ी आपको आंखों से इशारा करके बता रही थी कि आपकी पैंट फटी हुई है, लेकिन आप तो मुझे देखकर ऐसे चले गए जैसे विमला की बहू के साथ कोई रोमांटिक बातें चल रही हो आपकी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ऑफिस में सारे लोगों ने मेरा मजाक बनाया है। बहू, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तू आंखें क्यों दिखाती है। बेचारा राजेश डर गया होगा कि वो विमला की बहू से बातें कर रहा था। सीमा की हर बात पर आंखें दिखाने की आदत से तो
कुंती सीमा की जेठानी और उसका पति भी परेशान आ गए थे। लेकिन इस बार सीमा मार्केट जाती है। मार्केट से लौटते वक्त वो देखती है कि विमला की बहू के सामने 2-3 लड़के खड़े हैं जो सुहानी से बदतमीजी कर रहे थे। तभी सीमा उन लड़कों के पास पहुंचती है और वो लड़के सुहानी से कह रहे थे, अरे मैडम, कहो तो घर पहुंचा दे, सामान भारी होगा, अगर बैठना हो तो हमारे आगे बैठ सकती हो, बाइक पर बस इतनी ही जगह बची है। इतना सुनने के बाद सुहानी तेज तेज चलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सीमा को देखती है, सुहानी रुक जाती है। तभी वो लड़का सुहानी से कहता है, लगता है दोनों को ही लिफ्ट देनी पड़ेगी, तो बता दो किसे कहाँ बैठना है, सीट तो है नहीं, बाकी आप लोगों की मर्जी। इतना सुनने के बाद सीमा उन लड़कों को आंखें दिखाने लगती है। तभी वो लोग भी सीमा की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर कहते हैं, अरे भाग भाई यहाँ से, ये तो कहीं पागल खाने से भाग कर आई है, पगलेट है ये, देख कैसे हमें आंखें दिखा रही है। इतना सुनने के बाद वो लोग भी बाइक स्टार्ट करके चले जाते हैं। लेकिन सीमा सुहानी का हाथ पकड़कर कहती है, मेरी पुरानी आदत है आंख दिखाने की, चाहे वो बात सही हो या गलत, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता, जैसे तुम उस दिन समझ नहीं पाई थी। दरअसल उनकी पीछे से पैंट फटी हुई थी, इस वजह से मैंने उन्हें आंखें दिखा रही थी। तुमने ही गलत समझ लिया था। गलत तो मैंने आज भी समझ लिया था, लेकिन अगर आप नहीं आती तो ना जाने ये बदतमीज लोग मेरे साथ क्या ही करते, कब से मेरा पीछा कर रहे थे। वैसे तो सीमा के घर में सभी उसकी आंख दिखाने की हरकत से परेशान थे और यहाँ तक कि जब भी सीमा आंख दिखाती तो उसके सारे ससुराल वाले डर जाते। लेकिन कई जगह पर सीमा का आंख दिखाना उन लोगों को फायदा भी करता है और मुसीबतों में पड़ने से भी बचाता है। रूपा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता अनमोल शादी ब्याह में वेटर का काम किया करते थे, जिसके चलते कई बार वो शादी का बचा हुआ खाना घर भी ले आया करते थे। ऐसे ही सर्दियों की एक रात में हाथों में स्टील की बोतल लिए हुए अनमोल घर आता है और अपनी पत्नी सुधा को आवाज देता है, अरे सुधा, कहाँ हो? यहाँ आओ। पापा आप आ गए? माँ अभी आ रही हैं। माँ बगल वाली काकी के घर गई हैं। लो आ गई। जी आ गए आप, और क्या लेकर आए हैं? अरे आज मैं तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर आया हूँ, पी कर देखो, बहुत अच्छी है। कॉफी? हाँ हाँ पापा, मैंने फोन में देखा है। कॉफी वही होती है ना जिसमें ऊपर बहुत सारी झाग भी होती है? हाँ बेटा, वही होती है। जाकर गिलास लेकर आ, आज हम सब कॉफी पियेंगे। अपने पिता की बात सुनकर रूपा जल्दी से रसोई में जाती है, 3 गिलास लेकर आती है। अनमोल तीनों गिलास में बराबर कॉफी डालता है और रूपा फटाफट से कॉफी पीती है और कहती है, हाय रे पिताजी, ये तो कड़वी है, आपने चीनी नहीं मिलाई इसमें? बेटा कॉफी में सभी लोग तेज चीनी पीना पसंद नहीं करते, सब अपने हिसाब से डाल लेते हैं, इसलिए तू भी डाल ले बेटा। रूपा जल्दी से कॉफी में चीनी मिला देती है और फिर से पीती है और कहती है, अब आया ना मजा, ये बहुत अच्छी है पापा, मजा आ गया सच में। हाँ बेटा, तभी तो लेकर आया हूँ। पापा रोज ले आया करो ना। हाँ हाँ, पापा ही तो बनाते हैं जो रोज ले आएंगे। अरे ये तो शादी में बच गई होगी जिस वजह से ले आए, नहीं तो हम गरीबों के घर चाय बन जाए वही बड़ी बात है। पर माँ, इसका स्वाद देखो ना कितना अच्छा है। घर में तो हम एक टाइम ही दूध वाली चाय पीते हैं, एक टाइम तो बचत करने के लिए काली चाय ही पीनी पड़ती है, और इस कॉफी में तो दूध ही दूध है। चुप कर और जाकर सो जा, पता नहीं कितना बोलती है, मुंह भी नहीं थकता है तेरा। जल्दी पी इसे और लेट जा। अपनी माँ की बात सुनकर रूपा अपना मुंह बंद कर लेती है और आराम से कॉफी पीने लगती है और कॉफी पीने के बाद वो अपना बिछोना बिछा कर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। अब रूपा का मन बार बार कॉफी पीने का करने लगा था। ऐसे ही एक दिन वो बैठे बैठे खुद से कहती है, क्या करूं? पापा तो पता नहीं कब दोबारा कॉफी लेकर आएंगे और मेरा मन अभी पीने का है। माँ का मन कर रहा है। क्या करूं? हाँ, फोन में बनाना देखती हूँ, काकी के घर जाती हूँ, उनके फोन में देखती हूँ कैसे बनाते हैं कॉफी। इतना कहकर रूपा जल्दी से उठती है और अपनी पास वाली काकी सुमन के घर जाती है और कहती है, काकी काकी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस घर के काम कर रही थी। तू बता किस काम से आई है? वो काकी मुझे अपना फोन दे दो ना, मुझे देखना है कॉफी कैसे बनाते हैं, मेरा ना पीने का मन कर रहा है। अच्छा, वो अंदर पलंग पर रखा है, जाकर देख ले। सुमन की बात सुनकर
रूपा जल्दी से फोन के पास जाती है और उसमें कॉफी बनाने का तरीका देखती है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आती है और अपने जोड़े हुए कुछ पैसों से कॉफी बनाने के लिए दूध और कॉफी के पैकेट ले आती है और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो एकदम बढ़िया कॉफी बना लेती है और उसे सर्व करके सुधा के पास जाती है और कहती है, माँ देखो मैंने कॉफी बनाई है। तूने कैसे बना ली? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? माँ जो पापा पैसे मुझे देते हैं वही जोड़े हैं मैंने, और इसको बनाने की विधि मैंने काकी के फोन से देखी है, वही से सीख कर बनाई है। आप भी पीकर बताओ ना कैसी बनी है। ठीक है, रुक जा पीती हूँ। इतना कहकर सुधा रूपा के हाथ की बनी हुई कॉफी पीती है और कहती है, अरे वाह रूपा, तूने तो एकदम बढ़िया कॉफी बनाई है, मजा आ गया पीकर। हाँ माँ ये तो बढ़िया बनी है। अब से घर में कोई खास मेहमान आएगा ना तो हम उसे कॉफी ही बनाकर पिलाएंगे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रूपा अब आए दिन अपने घर वालों को कॉफी बनाकर पिलाने लगती है। साथ ही अपनी काकी के फोन की मदद से वो कई तरीके की कॉफी बनाना सीख जाती है। आसपास के लोग भी अपने घर पर होने वाले छोटे मोटे फंक्शन में रूपा को बुलाकर उससे कॉफी बनवाया करते थे। ऐसे ही एक रात जब अनमोल अपने काम से घर आ रहा था, तभी रास्ते में तेज रफ्तार से आ रही कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में वो अपने पैरों से विकलांग हो जाता है, जिस वजह से घर के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अनमोल रोते हुए सुधा से कहता है, सुधा ये क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम लोगों पे इस तरह से बोझ बन जाऊंगा। अरे अभी तो मेरी रूपा के हाथ भी पीले नहीं हुए थे और मैं इस तरह से अपाहिज हो गया। घर का खर्च कैसे चलेगा? आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हम अपनी रूपा की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, वो भी एक अच्छे घर में। बस आप आराम करो। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब देखकर रूपा को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो अपने माता पिता की मदद करने के लिए कॉफी का स्टॉल लगाना शुरू कर देती है और 10 रुपए कप के हिसाब से कॉफी बेचना शुरू कर देती है। और क्योंकि रूपा के हाथों की कॉफी पहले से ही सभी को बहुत पसंद थी, इसी वजह से उसको अपने स्टॉल से 2 वक्त के खाने की और अनमोल की दवाई जितने पैसे मिल जाया करते थे। अपनी बेटी की मेहनत देखकर सुधा बोलती है, लाडो, कहाँ हमें तुझे सुख चैन की जिंदगी देनी चाहिए, कहाँ तो हमारी अन्नपूर्णा बन गई है। ये गरीब कॉफी वाली बहुत प्यारी बेटी है। माँ क्या आप भी? अरे आप तो मेरे माता पिता हैं। आपने मुझे बड़ा किया है, इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर सकूं। और अगर पापा उस रात कॉफी न लाते तो कभी मेरे दिल में कॉफी पीने या बनाने का विचार ना आता। और हाँ, जब तक मैं हूँ आपको किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और एक दिन बहुत बारिश हो रही होती है। रूपा के स्टॉल के बाहर एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से विवान नाम का एक सुंदर सा लड़का बाहर आता है और रूपा के स्टॉल का नाम पढ़ते हुए बोलता है, गरीब कॉफी वाली, वाह बड़ा ही यूनिक नाम है। कॉफी भी यूनिक है क्या? जी ये तो आप पीकर ही मालूम कर लीजिए। एक कप कॉफी दे दो। रूपा विवान को जल्दी से एक कप गर्म गर्म कॉफी देती है। कॉफी का एक घूंट भरते ही विवान का दिल खुश हो जाता है और वो कहता है, सच में यकीन नहीं हो रहा है, इसका स्वाद बहुत 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 ज्यादा अच्छा था। मैंने आज तक इतनी अच्छी कॉफी नहीं पी, वो भी इतने कम दाम में। जी साहब शुक्रिया। वैसे तुम यहाँ इस छोटे से गांव में काम क्यों कर रही हो? अरे बड़े शहर जाके काम करो, तुम्हारी कॉफी का स्वाद बहुत अच्छा है, तुम आगे तक जाओगी सच में। नहीं साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं शहर जाकर काम कर सकूं। मुझे मेरा घर भी देखना होता है। मेरे अलावा मेरे माँ पापा का कोई नहीं है। और अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? जी आप? हाँ मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर तुम जैसे लोगों की जो कि टैलेंट से भरे हुए और बहुत प्यारे हैं। ऐसे ही विवान रूपा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करने लगता है। सबसे पहले वो रूपा के घर में खाने पीने और अनमोल की दवाइयों का इंतजाम करता है, जिसके बाद वो रूपा को लेकर जाता है, जहां वो रूपा का गरीब कॉफी वाली के नाम से एक छोटा सा कैफे खुलवा देता है। और धीरे धीरे रूपा के हाथ की कॉफी गांव की तरह शहर में भी बहुत फेमस हो जाता है। साथ ही रूपा की लगन और स्वभाव देखकर विवान को उससे प्यार हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन जब रूपा अपने माता पिता के साथ घर पर बैठी होती है, तभी वहाँ विवान आता है और कहता है,
वैसे तो मुझे ये बात बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, पर अब मैं रुक नहीं सकता। आंटी जी, अंकल जी, मैं आपकी बेटी गरीब कॉफी वाली से शादी करना चाहता हूँ। इस पे मैं अपना दिल हार चुका हूँ, अगर आप राजी हो तो। विवान की बात सुनकर रूपा शर्मा कर भाग जाती है। वहीं अनमोल और सुधा रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं और थोड़े समय बाद ही दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है।